नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मंत्रिमंडल ने वस्त्र उद्योग में निर्यात को बढ़ावा देने, पशुपालन और जहाजरानी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के कई निर्णय किए। केंद्र ने 1 जुलाई से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता और राहत 28% किया। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को इस वर्ष जनवरी से बढ़ाकर मार्च 2026 तक करने की मंजूरी दी। इस पर 4,607 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्रिमंडल ने न्यायालयों में बुनियादी सुविधा विकास योजना को इस वर्ष 1 अप्रैल से मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी का दौरा करेंगे। वे 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अफगान समस्या के समाधान के लिए शांति वार्ता का आह्वान किया। देश भर में अब तक 38 करोड़ 76 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। सरकार ने देश में कोविड टीके की कमी और आपूर्ति के आरोपों को खारिज किया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.28% हुई। सरकार ने 20 जुलाई से पल्स ऑक्सीमीटर, नेबुलाइजर और ग्लूकोमीटर सहित 5 उपकरणों पर वितरक स्तर के मुनाफे को 70% तक सीमित किया। युवा और खेल कार्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक की भारतीय टीम के लिए चीयर सॉन्ग जारी किया। और महिला क्रिकेट में आज रात चेम्सफोर्ड में तीसरे और अंतिम 2020 मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि वे टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता और राहत बहाल करने का निर्णय किया है। साथ ही वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने तथा पशुपालन और जहाजरानी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने जैसे कई अहम फैसले किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय किए गए। केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता और राहत 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। ये इस माह की 1 तारीख से प्रभावी होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कोविड महामारी के कारण पैदा हुई स्थिति को देखते हुए महंगाई भत्ते की 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को दी जाने वाली किस्तें रोक दी गई थीं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ इसकी बहाली करने पर निर्णय किया गया है और इसकी दरें भी जो थी उसमें भी अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अब डीए की दर जो पहले 17% थी उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। श्री ठाकुर ने बताया कि बैठक में कपड़ा तथा परिधानों पर केंद्र और राज्य की ओर से लगाए जाने वाले करों तथा इन पर लगने वाले निर्यात शुल्क में रियायत जारी रखने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि ये योजना 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी।
टेक्सटाइल के क्षेत्र में एक बड़ा क्षेत्र भारत में है जिससे रोजगार का सृजन भी होता है और लाखों करोड़ रुपए का निर्यात भी यहाँ से होता है। तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में एपरल गारमेंट्स और मेडअप्स के लिए ROSCTL स्कीम को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इससे टेक्सटाइल क्षेत्र में उनको लाभ मिलेगा, निर्यात करने में, निर्यात को बढ़ावा भी मिलेगा, रोजगार का सृजन भी होगा और जो भारत की कंपनियां हैं उनको कम्पीट करने के लिए दुनिया भर की कंपनियों से इससे बल मिल पाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जारी की जाने वाली वैश्विक निविदाओं में सफल रहने के लिए देश की जहाजरानी कंपनियों को सब्सिडी देने का भी फैसला किया है। मंत्रालयों व CPSCs के द्वारा इंपोर्ट किए जा रहे कार्गो के लिए भारतीय जहाजों को राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल के साथ साथ सब्सिडी भी दी जाए। जिन जहाजों में भारत में फ्लैगिंग 1 फरवरी 2021 के बाद हुई है, यदि वो 10 से 20 वर्ष पुराने हैं तो उन्हें L1 की दर्ज के 10% तक की सब्सिडी दी जाएगी। यदि वे 10 वर्ष से कम पुराने हैं तो उन्हें L1 की दर्ज के 15% तक सब्सिडी दी जा सकेगी और सब्सिडी की जो दर है वो प्रति वर्ष 1% कम होती जाएगी जब तक कि ये जो दोनों श्रेणियां घटकर क्रमशः 5% और 10% ना हो जाए। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को जनवरी 2021 से बढ़ाकर मार्च 2026 तक करने की मंजूरी दी। श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इससे सरकारी खजाने पर 4,607 करोड़ रुपए से अधिक का भार पड़ेगा। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 3,000 करोड़ रुपए और राज्यों की हिस्सेदारी 1,607 करोड़ रुपए होगी। नेशनल आयुष मिशन को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत कुल खर्च 4,607 करोड़ रुपया 5 वर्षों में किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन से आयुष प्रणाली की शिक्षा और प्रशिक्षण का विस्तार किया जाएगा। श्री ठाकुर ने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान का नाम बदलकर पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान रखने की भी मंजूरी दी। इसके साथ संस्थान के गठन से जुड़े नियमों में भी बदलाव करने को मंजूरी मिल गई है। आयुर्वेद और लोक चिकित्सा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान के लिए संस्थान में आयुर्वेद शिक्षा को शामिल करना पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा। श्री ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका के लिए ढांचागत सुविधाओं के विकास से जुड़ी केंद्र प्रायोजित योजना को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने का फैसला किया है। इस पर आने वाली कुल 9,000 करोड़ रुपए की लागत में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 5,357 करोड़ रुपए की होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग की उप श्रेणियां निर्धारित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग की अवधि बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दी है। अवधि बढ़ाए जाने से आयोग को विभिन्न पक्षों के साथ विचार विमर्श कर अन्य पिछड़ा वर्ग की उप श्रेणियों से जुड़े मामलों का अच्छी तरह अध्ययन करने का पूरा समय मिल सकेगा। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में सहयोग के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा डेनमार्क के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन को भी आज मंजूरी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के दौरे पर कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में एक सार्वजनिक सभा के अलावा कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री लगभग 744 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं और कार्यों का उद्घाटन करेंगे, जिसमें बीएचयू में 100 बेड का एमसीएच विंग, गदौलिया में बहुस्तरीय पार्किंग, गंगा तट पर पर्यटन विकास के लिए रो वेसल्स और वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन का फ्लाई ओवर ब्रिज शामिल है। वह करीब 839 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इनमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपैट का सेंटर फॉर स्किल एंड टेक्निकल सपोर्ट, जल जीवन मिशन के तहत 143 ग्रामीण परियोजनाएं और कारखियाओं में आम और सब्जी एकीकृत पैक हाउस शामिल हैं। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय जापानी सहायता से निर्मित किए गए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का भी उद्घाटन करेंगे। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। प्रधानमंत्री के दौरे के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में रेलवे की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस दौरान वे गुजरात की साइंस सिटी में एक्वाटिक्स और रोबोटिक्स गैलरी और नेचर पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अभी तक 39 करोड़ 10 लाख 53 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 37 लाख 14 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 41 हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 97.28% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 1 लाख से अधिक लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 624 रोगियों की इस संक्रमण से मौत हुई। इसके साथ ही मृतकों की कुल संख्या 4,11,408 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में कोविड टीकों की कमी और आपूर्ति में देरी के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि टीकों की कमी और उपलब्धता के बारे में कुछ राज्यों और राजनीतिक प्रतिनिधियों के बयान तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। श्री मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार ने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के माध्यम से टीकाकरण के लिए इस वर्ष जून में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 11 करोड़ 46 लाख खुराक उपलब्ध कराई थी। जुलाई महीने में इसे बढ़ाकर 13 करोड़ 50 लाख कर दिया गया। श्री मांडविया ने कहा कि सरकार ने टीका निर्माताओं के साथ चर्चा के आधार पर पिछले महीने की 19 तारीख को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जुलाई के महीने में उपलब्ध कराए जाने वाले टीकों की संख्या के बारे में सूचित किया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज प्राइवेट कोविड टीकाकरण केंद्रों में कोविड के टीकों की खरीद से जुड़े मामलों की समीक्षा की। मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और वरिष्ठ टीकाकरण अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मंत्रालय के कुछ राज्यों के प्राइवेट केंद्रों में टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर चिंता जताई गई। इन केंद्रों से कहा गया है कि वे प्रतिदिन टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा करें। मध्य प्रदेश में 11वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल 26 जुलाई से खुल जाएंगे। कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति 50% होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी। एक रिपोर्ट। प्रदेश में 26 जुलाई से कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए 50% क्षमता के साथ विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। विद्यालय सप्ताह में 4 दिन संचालित किए जाएंगे। 50% क्षमता वाला एक बैच 2 दिन स्कूल आएगा। अगले 2 दिन शेष 50% छात्रों का बैच स्कूल आएगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने 10वीं कक्षा के छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि जो छात्र परीक्षा में और भी बेहतर परिणाम लाना चाहते हैं, उनके लिए परीक्षाएं 1 सितंबर से 25 सितंबर तक आयोजित की जाएंगी। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। देश के कई हिस्सों में विशेष रूप से सार्वजनिक परिवहन और पर्वतीय पर्यटन स्थानों पर कोविड दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और जिला प्रशासन को भीड़ वाले स्थानों पर कोविड मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी करने को कहा है। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि कोविड मानकों का सख्ती से पालन कराने में किसी तरह की कोताही के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। मंत्रिमंडल ने वस्त्र उद्योग में निर्यात को बढ़ावा देने, पशुपालन और जहाजरानी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के कई निर्णय लिए।
केंद्र ने 1 जुलाई से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता और राहत 28% किया। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन की अवधि को इस वर्ष जनवरी से बढ़ाकर मार्च 2026 तक करने की मंजूरी दी। इस पर 4,607 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्रिमंडल ने न्यायालय में बुनियादी सुविधा अवसंरचना विकास योजना को इस वर्ष 1 अप्रैल से मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी का दौरा करेंगे। वे 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अफगान समस्या के समाधान के लिए शांति वार्ता का आह्वान किया। देश भर में अब तक 39 करोड़ 10 लाख 53 हजार से अधिक कोविड टीके लगाए गए। सरकार ने देश में कोविड टीके की कमी और आपूर्ति के आरोपों को खारिज किया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.28% हुई। सरकार ने 20 जुलाई से पल्स ऑक्सीमीटर, नेबुलाइजर और ग्लूकोमीटर सहित 5 उपकरणों पर वितरक स्तर के मुनाफे को 70% तक सीमित किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक की भारतीय टीम के लिए चीयर सॉन्ग जारी किया और महिला क्रिकेट में आज रात इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में तीसरे और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। केंद्र सरकार ने 5 चिकित्सा उपकरणों के लिए वितरक स्तर तक व्यापार मुनाफा 70% तक सीमित कर दिया है। ये चिकित्सा उपकरण हैं पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन, नेबुलाइजर, डिजिटल थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर। कोविड महामारी के कारण इनकी बढ़ती मांग को देखते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने इनकी कीमतें नियंत्रित करने का फैसला किया है। संशोधित कीमतें इस महीने की 20 तारीख से लागू होंगी। मंत्रालय ने कहा है कि प्रत्येक खुदरा विक्रेता, डीलर, अस्पताल और संस्थान को इन उपकरणों की कीमतों की सूची प्रदर्शित करनी होगी। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में कूड़ा बीनने और मजदूरी करने वाले बच्चों के लिए अद्वैत दंडवती ने एक पहल आनंद घर की शुरुआत की थी, जहां ऐसे बच्चों को पौष्टिक भोजन और शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने 10 लाख रुपए जमा कर 2000 से अधिक परिवारों को राशन किट वितरित की। श्री दंडवती ने इस कठिन समय के बारे में बताया। हम जलगांव में कूड़ा कचरा इकट्ठा करने वाले, बाल मजदूरी करने वाले बच्चों को एक सुरक्षित और हंसता खेलता बचपन मिले, इसलिए आनंद घर इस उपक्रम के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। 7 साल से बस्ती में चलने वाली इस उपक्रम को 2020 मार्च में कोरोना के बढ़ते केसेस को ध्यान में रखते हुए कुछ समय के लिए बंद किया गया। इसके बाद अगले 3 महीने हमने कोविड रिलीफ वर्क में सहभाग लिया। इस दौरान हमने लगभग 10 लाख रुपए खड़े किए, जिससे 2000 से ज्यादा परिवारों को 15 दिन का राशन, श्रमिक ट्रेन में 5000 लीटर पीने का पानी, बच्चों के लिए 2500 टेट्रा मिल्क, 25000 ORS सैशे और 400 किलो राजगिरा लड्डू दिए। बस्तियों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा ना रुके, इसलिए संडे लाइब्रेरी इस उपक्रम की शुरुआत की गई, जहां 100 से अधिक बच्चों ने किताबें पढ़ी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत हिन्दी और अंग्रेजी में एक विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में तंत्रिका विभाग के डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारी टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233
14444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने शांति वार्ता के माध्यम से अफगानिस्तान संकट का समाधान जल्द ढूंढने का आह्वान किया है। डॉक्टर जयशंकर आज ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन SCO के संपर्क समूह की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शांति वार्ता से ऐसा समाधान निकलना चाहिए जो दोहा वार्ता, इस्तांबुल प्रक्रिया और मॉस्को फॉर्मेट के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की जनता के साथ पूरी दुनिया अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र, तटस्थ, एकजुट, शांतिपूर्ण और समृद्ध राष्ट्र के रूप में देखना चाहती है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में 1 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी गांवों में नल के जरिए जल की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट संदेश में कहा कि जल जीवन मिशन ने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पिछले 23 महीनों के दौरान जल जीवन मिशन के तहत 4 करोड़ 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल के जरिए पानी की आपूर्ति की जा चुकी है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के निरस्त किए गए अनुच्छेद 66 के अंतर्गत थानों में मामला दर्ज न करें। मंत्रालय ने उनसे ये भी कहा है कि यदि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सूचना प्रौद्योगिकी के अधिनियम के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत कोई मामला दर्ज किया जा चुका है तो उसे तुरंत वापस ले लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के नए नेता होंगे। श्री गोयल को थावरचंद गहलोत की जगह सदन का नेता बनाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी 4 कृषि विश्वविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD के विद्यार्थियों को फीस में छूट दी जाएगी। राज्य के कृषि मंत्री दादा भूसे ने कहा है कि इस फैसले से राज्य के करीब 45,000 विद्यार्थियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता की कोरोना काल में मृत्यु हो गई है, उनकी पूरी फीस माफ कर दी जाएगी। महिला क्रिकेट में चेम्सफोर्ड में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की 2020 श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज खेला जाएगा। 3 मैचों की ये श्रृंखला अभी 1-1 से बराबर पर है। इंग्लैंड ने श्रृंखला का पहला मैच डकवर्थ लुईस नियम से जीता था, जबकि दूसरे मैच में भारत ने 8 रन से रोमांचक जीत हासिल की थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज तोक्यो ओलंपिक की भारतीय टीम के लिए चीयर सॉन्ग जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से अपील की कि वे एकजुट होकर भारतीय खिलाड़ियों के लिए चीयर करें। मुझे पूर्ण विश्वास हम सब लोग इसको सुनेंगे भी, एंजॉय भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। चीयर फॉर इंडिया, क्योंकि अगर देश के प्रधानमंत्री चीयर फॉर इंडिया कैंपेन लॉन्च करते हैं, अपने कीमती समय में से एक बार नहीं कई बार खिलाड़ियों से बात करते हैं, आपका ये गाना न केवल मनोरंजन देगा बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाएगा, मनोबल बढ़ाएगा। वहीं पर हम सबको मौका देगा चीयर फॉर इंडिया करने के लिए। सो लेट अस ऑल कम टुगेदर एंड चीयर फॉर इंडिया। खेल मंत्री ने इस गीत को संगीतबद्ध करने के लिए AR रहमान और अनन्या को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये गीत खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएगा।
टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत देश भर से शुभकामना संदेश आ रहे हैं। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अपूर्वी चंदेला पदक की बड़ी दावेदार हैं। अपूर्वी के पिता कुलदीप सिंह चंदेला ने आकाशवाणी समाचार के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं दी। सारी टीम बड़ी जोश में है और तो चाहेंगे कि बच्चे बहुत अच्छा करें और देश का नाम रोशन करें, मेडल जीतें, तिरंगे का मान बढ़ाएं और राष्ट्र धुन बजवाएं हर पोडियम के ऊपर। और बहुत बहुत उनको बधाई। हमारी शुभकामनाएं अपूर्वी के साथ हैं और अपूर्वी और खिलाड़ी जा रहे हैं, सबको शुभकामनाएं। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा महिला सिंगल्स और मिक्स डबल्स में इतिहास रचने की कोशिश करेंगी। मनिका की मां सुषमा बत्रा ने उन्हें ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। बच्ची की मेहनत बहुत अच्छी चल रही होगी और तब हम तो यही चाहते हैं कि मेडल लाए, बट आगे गुरु की मर्जी और भगवान की मर्जी। मेहनत तो सभी बच्चे करते हैं, इतने सारे बच्चे जा रहे हैं, उन सबको मैं विशेष देती हूँ कि सभी मेडल लेके आए बच्चे, सभी की मेहनत सफल हो। और हमारे परिवार की तरफ से और हमारी तरफ से मनिका को क्या सभी बच्चों को मैं विशेष देती हूँ। आकाशवाणी समाचार के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में ओलंपिक क्विज के कल के सवाल के विजेता की घोषणा कर दी गई है। आज के विजेता हैं जम्मू के मनप्रीत सिंह। मनप्रीत को स्पोर्ट्स कैन और आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मनप्रीत ने इसे बेहद खास बताया। मुझे आज ऑल इंडिया लेवल की प्रतियोगिता ओलंपिक क्विज जीतकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं इस प्रतियोगिता के लिए ऑल इंडिया रेडियो और स्पोर्ट्स कैन को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं ऑल इंडिया रेडियो का एक नियमित श्रोता होने के नाते ये कह सकता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो हमें बहुत ही सटीक, ज्ञानवर्धक और कम समय में ज्यादा जानकारी उपलब्ध करवाता है। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। आकाशवाणी समाचार की ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मुक्केबाज आशीष कुमार की। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। हिमाचल प्रदेश में मंडी के रहने वाले मुक्केबाज आशीष कुमार टोक्यो ओलंपिक में मिडिल वेट कैटेगरी में पदक के बड़े दावेदार हैं। आशीष नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, 2015 में हुई ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में रजत, इंडोनेशिया में हुई एशिया टेस्ट इवेंट इंटरनेशनल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीत चुके हैं। 2019 में उन्होंने थाईलैंड ओपन में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। ओलंपिक क्वालिफायर के एक महीना पहले आशीष के पिता का निधन हो गया। इस मुश्किल हालात के बीच भी आशीष ने अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए क्वालिफाइंग मुकाबले में हिस्सा लिया और क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के मुक्केबाज को मात देकर टोक्यो का टिकट कटाया। उस समय अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने वस्त्र उद्योग में निर्यात को बढ़ावा देने, पशुपालन और जहाजरानी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई निर्णय किए। केंद्र ने 1 जुलाई से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता और राहत 28% किया। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन की अवधि को इस वर्ष जनवरी से बढ़ाकर मार्च 2026 तक करने की मंजूरी दी। इस पर 4,607 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्रिमंडल ने न्यायालयों में बुनियादी सुविधा अवसंरचना विकास योजना को इस वर्ष 1 अप्रैल से मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी का दौरा करेंगे। वे 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अफगान समस्या के समाधान के लिए शांति वार्ता का आह्वान किया और देश भर में अभी तक 39 करोड़ 10,53,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।